आप सभी को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। आज हम राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में आपसे फिर विचार विमर्श करेंगे। और राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र से संबंधित हमने पिछले लेक्चर में जो आपके साथ मैटर शेयर किया, उसमें थी विभिन्न विचारधाराएं कि राजनीतिक भूगोल से संबंधित विभिन्न विचारधाराएं, उसके विषय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विचारधाराएं कौन कौन सी थी और किस प्रकार से राजनीतिक भूगोल जो है वह विभिन्न क्षेत्रों को का अध्ययन करता है, या राजनीतिक भूगोल के तहत किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। उसी को एक बार हम उसका रिकैप। तो हम अगर यहाँ देखें तो राजनीतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में विविध तत्वों का समावेश करते हैं। राजनीतिक भूगोल ने विभिन्न विचारधाराओं को अपनाया जो राजनीतिक अध्ययन के अध्ययन क्षेत्र का वैचारिक विभाजन ही है। तो उसमें सबसे पहले रही राजनीतिक दृश्य की विचारधारा, जो हम पहले भी कर सकते हैं। उसका जस्ट एक उसको कंसाइज फॉर्म में यहाँ दे दिया है, उसको संक्षिप्त रूप में यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक भूदृश्य की विचारधारा के अध्ययन पर बल दिया। वास्तव में राजनीतिक भूदृश्य क्या है? उसमें जर्मन एवं अंग्रेजी के भूदृश्य के समान अर्थ वाला नहीं होता, फिर भी इसके अंतर्गत राज्य के ऐसे दृश्यमान तत्वों को समाहित किया जाता है जो किसी न किसी नीति को प्रभावित करते हैं तथा क्षेत्रीय अंतर संबंध भी रखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आया वह आया राज्य के धरातलीय तत्व। उसमें जो आया उसके अंदर क्या क्या इंक्लूसिव है? राज्य के धरातलीय तत्वों में राज्य की किसी भी क्षेत्र विशेष की स्थिति उसमें सम्मिलित है, उसका आकार, उसकी आकृति, मूल क्षेत्र के आधार क्षेत्र और आधार क्षेत्र, राजधानियां और राजनीतिक इकाइयों का पदानुक्रम। उसमें राजनीतिक भूदृश्य की विचारधारा का के तहत जो दूसरा आया उसमें है राज्य के आंतरिक विशेषताएं। अब राज्य की आंतरिक विशेषताओं में क्या होता है कि राज्य में कौन कौन सी जातियां हैं, कौन से धर्म हैं, कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें विभिन्न राजनीतिक समूह कौन कौन से विद्यमान हैं और इनमें मिलने वाली विभिन्नताएं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या विभिन्नता है इस आधार पर। उसके बाद तीसरा आया सीमावर्तीय तथ्य। सीमावर्ती तथ्य के तहत जो अध्ययन किया जाता है राजनीतिक भूदृश्य की विचारधारा में, उसमें संबंधित है सीमाएं, अंतस्थ क्षेत्र। और इसमें लास्ट जो है इसमें इंक्लूसिव है वह है राज्य के बाह्य तत्व, जिसमें आता है राज्य के विभिन्न देशों से संबंध, मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य से संबंध किस प्रकार का है, जैसे कि भारत का पाकिस्तान के साथ कैसा है, भारत का चाइना के साथ कैसा है। विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक संगठनों का स्वरूप कि वहाँ पे किस प्रकार का संगठन स्वरूप है, वहाँ पे सरकार किस प्रकार की है, और आर्थिक मतलब वहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है आर्थिक इकोनॉमिक एस्पेक्ट में वो कौन सी है और उसके कैटेगराइजेशन किस प्रकार का है, और राज्य में से उनका संबंध। तो ये सब का अध्ययन हम जो है भूगोलवेत्ता फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया और किसके तहत किया? राजनीतिक भूदृश्य की विचारधारा के तहत। दूसरा एस्पेक्ट इसमें आता है राजनीतिक पारिस्थितिकी विचारधारा। इस विचारधारा के जो सबसे पहले सूत्रधार रहे वह रहे अमेरिकी भूगोलवेत्ता, जिन्होंने ये माना कि राज्य और उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध का जो अध्ययन है वह राजनीतिक भूगोल के अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें राज्य के अस्तित्व के लिए प्राकृतिक और मानवीय वातावरण के कार्यात्मक अंतर संबंधों और उसका राज्य के भूदृश्य पर प्रभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। इसको निम्न रूप से रखा जा सकता है, मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूसिव है राजनीतिक पारिस्थितिकी विचारधारा के तहत। तो उसमें सबसे पहला जो एस्पेक्ट आता है वह जो आती है चीज वह है मानव जनसंख्या। इसमें मानव जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव की उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसकी वृद्धि से संबंधित, मानव के वितरण से संबंधित, संपूर्ण विश्व में या किसी एक क्षेत्र विशेष में प्रजातीय स्वरूप का, मानव के विकास क्षेत्र का और उसके संसाधन आधार का। इसी में जो दूसरा रहा है वह है अर्थव्यवस्था कि किस प्रकार की किस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था है, और उसी के तहत आता है संसाधन उपयोग कि उस क्षेत्र विशेष में जो विभिन्न प्रकार के संसाधन विद्यमान है,
चाहे से वो रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल हो, चाहे से वो कन्वेंशनल हो, नॉन कन्वेंशनल हो, और उसके विविध पक्षों का अध्ययन इसके तहत किया जाता है। राजनीतिक पारिस्थितिकी विचारधारा में ही जो तीसरा एस्पेक्ट है जिसका अध्ययन में जो सम्मिलित है वह है मानव समुदाय का राजनीतिक संगठन। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, प्रदेशीय और प्रशासनिक संगठन सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले है कि कौन कौन से संगठन किसी राष्ट्र विशेष में है, फिर प्रदेश विशेष में है, और प्रशासनिक संगठन भी इसमें इंक्लूसिव है। फोर्थ इसमें आता है सीमा संबंधी समस्याएं, कि सीमा से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं। हम इसका अध्ययन बाद में विस्तार से करेंगे, पर यहाँ पे आपको क्योंकि बताना जरूरी है विषय क्षेत्र के संबंध में। तो सीमा संबंधी समस्याओं को जब हम लेते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है समस्याएं और उनके तत्संबंधी वातावरण के तत्वों से अंतर संबंध, कि वो समस्याएं क्यों हैं, उसके पीछे क्या कारण है। इन सब चीजों का अध्ययन भी हम राजनीतिक पारिस्थितिकी विचारधारा के तहत करते हैं। और लास्ट है इसमें फिफ्थ जो है वह है राज्य का बाह्य संपर्क, मतलब उस क्षेत्र विशेष का, उस राज्य का अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक संगठन, मतलब दूसरे देशों से किस प्रकार का संबंध है, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक संगठन कैसा है, शांति युद्ध से संबंधित योजनाएं आदि का अध्ययन भी इसमें के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल में राज्य की जैविकीय विचारधारा का अध्ययन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिको ऑर्गेनिस्मिक स्कूल। इस विचारधारा के जो प्रतिपादक रहे वह रहे जर्मन भूगोलवेत्ता। इसमें सबसे पहले जो रेड्सल महोदय थे उन्होंने अपना विचार दिया और उन्होंने ये माना कि राज्य विकास की जैविकीय विचारधारा को विकसित करके इसको प्रोत्साहित उन्होंने किया। उसके बाद कालांतर में स्वीडिश भूगोलवेत्ता जेलेन ने इसको भू राजनीति का नाम दिया। जेलेन ने राज्य को जीव के रूप में एकदम सक्रिय माना, और मैंने आपसे जैसे पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि जैविक है तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है, एक उसका जीवन चक्र होता है, तो उन्होंने इसके बारे में हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, पर यहाँ आपको भी बताना जरूरी है कि उन्होंने इसके राज्य को जीव के रूप में सक्रिय माना। और कालांतर में जर्मन भू राजनीतिज्ञ हार्शोफर ने इस संकल्पना को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इस संकल्पना के विचारधारा के 3 बिंदु रहे। उसमें पहला रहा पोषक क्षेत्र का अध्ययन, दूसरा रहा राज्य के आंतरिक और बाह्य तथ्य तथा उससे राज्य का कार्यात्मक अंतर संबंध, तीसरा रहा राज्य के विभिन्न आंतरिक और बाह्य कार्यों की कूटनीतिक योजनाएं, कि कौन कौन सी योजनाएं हैं उसकी विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट इन ऑर्डर टू मेंटेन रिलेशनशिप्स विद द अदर स्टेट्स। तो स्पष्ट है कि इस विचारधारा में भी राजनीतिक भूगोल के वही अध्ययन क्षेत्र सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्णित विचारधाराओं में है, लेकिन इनके अध्ययन का उद्देश्य भिन्न है। जैविक की विचारधारा में प्रयुक्त तत्वों का अध्ययन राज्य के अस्तित्व और क्षेत्रीय विस्तार को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो है राज्य का अस्तित्व इंपॉर्टेंट है इसमें, और दूसरा है क्षेत्रीय विस्तार, कि वो जो क्षेत्र विशेष है वह छोटा है या वह बड़ा क्षेत्र है, और उसका अस्तित्व मतलब वो डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, या किस तरह का उसका राज्य विशेष की मतलब एग्जिस्टेंस है उसकी। और लास्ट में फिर हम इसको देखते हैं, अगर निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन अत्यंत व्यापक है, अर्थात इसमें किसी भी राज्य के संपूर्ण भौगोलिक व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद पुनः राज्य में ऐसे तथ्यों का भी अध्ययन किया जाता है जो राज्य के भौगोलिक व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बच्चों ये सब हमने अभी ये जो बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं, हमने इस मैटर को किया है और उसी को आपको वापस से आपके साथ वापस डिस्कस किया है। इन्हीं में इसके अलावा कुछ अलग जो इम्पोर्टेंट चीजें आई हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ इसमें। और उससे पहले पाउंस महोदय ने 1963 में राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत निम्न तथ्यों को सम्मिलित किया। उसमें जो पहला रहा वह राज्य व राष्ट्र की भौगोलिक अनुरूपता। इसके अंतर्गत उन्होंने राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन को लिया, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य का अधिकृत क्षेत्र तथा विभिन्न राष्ट्रीय समूहों की राज्य की आंतरिक और बाह्य अवस्थिति का अध्ययन सम्मिलित किया उन्होंने इसमें। दूसरा जो पाउंस महोदय ने माना वह माना राज्य के संसाधन का अध्ययन जो है राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है।
पाउंस ने 1963 में राज्य के राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत निम्न तथ्यों को सम्मिलित किया। उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए राजनीतिक भूगोल से संबंधित, और उसमें जो पहला उन्होंने तथ्य शामिल किया वह था राज्य व राष्ट्र की भौगोलिक अनुरूपता। इसके अंतर्गत उन्होंने राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन लिया, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य का अधिकृत क्षेत्र लिया और विभिन्न राष्ट्रीय समूह की राज्य के आंतरिक एवं बाह्य अवस्थिति का अध्ययन भी उन्होंने इसके अध्ययन में सम्मिलित किया। राज्य के संसाधन दूसरा उन्होंने लिया विभिन्न तथ्यों में, और उसमें जो सबसे पहले लिया राज्य के संसाधन में उन्होंने माना कि राज्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करता है, और जो संसाधन होते हैं वो राज्य की स्थिति, आकार, आकृति के रूप में है, जो राज्य की सामरिकता और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। इससे हम ये एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि स्थिति इसलिए अनिवार्य होती है, जैसे हम माने कि हम भारत के ही संदर्भ में बात करें, क्योंकि आप भारत से सुपरिचित हैं कि भारत के उत्तर में आपके प्राकृतिक जो है बाउंड्रीज हैं, आपकी वो है, तो एक हमारे जैसे हिमालयाज हैं, ठीक है, और ये हमारे पास प्राकृतिक सुरक्षा हमें देते हैं। ये इतने ऊंचे हैं कि वहां से आसानी से जो है अटैक नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से हम अगर दक्षिण में देखें, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में देखें, तो हम दोनों तरफ महासागरों से जो भारत देश है वह सराउंडेड है, तो वहां पे भी आसानी से अटैक नहीं हो सकता। तो ये जो चीजें हैं कि स्थिति, आकार, आकृति के रूप में जो है उन्होंने राज्य के संसाधन के जो तथ्य हैं उनको भी राजनीतिक जो भूगोल है उसके अध्ययन में सम्मिलित किया, और संचार व परिवहन के द्वारा इसके क्षेत्रीय अलगाव को अभिव्यक्त करते हैं। अब संचार और परिवहन कैसे हुआ कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है वो बहुत ऊंचाई पर है, उसकी जो स्थलाकृति है या उसके जो उच्चावच है, माउंटेनियस रीजन है, और दूसरा जो क्षेत्र है वो प्लेन रीजन है। जहाँ माउंटेनियस रीजन होगा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल हो, डिफिकल्टी से अवेलेबल होगा, वहाँ पे परिवहन की सुविधाएं जो है वो इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होंगी जो पर्वतीय क्षेत्र होगा, बल्कि जो मैदानी क्षेत्र होगा या समतल क्षेत्र होगा वहाँ पर आसानी से परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो उसके अतिरिक्त तो परिवहन के द्वारा इसके क्षेत्रीय अलगाव को अभिव्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जनसंख्या संरचना को भी उन्होंने सम्मिलित किया, और अंतिम तत्व प्राकृतिक संसाधन और उनका उपयोग तथा औद्योगिक और तकनीकी विकास को भी उन्होंने इसमें लिया। फिर लिया जनसंख्या का सामाजिक अलगाव। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन, राज्य का राजनीतिक विभाजन आधार, मतदान व्यवहार के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन भी उन्होंने जो तत्व थे किया। चौथे पर रहा राज्य के संधि द्वारा संबंधित व आश्रित राज्य। इसमें उन्होंने राज्य पूर्णतः अपने आंतरिक संसाधनों पर ही आश्रित नहीं होता, वह अनेक मामलों से संधियुक्त राज्यों पर व आश्रित राज्यों के संसाधनों का उपयोग करता है। राजनीतिक भूगोल में ऐसे आश्रित राज्यों व उपनिवेशों के संसाधन के संयुक्त उपयोग का अध्ययन किया जाता है। अब इसके उदाहरण अगर हम देखें तो WTO है हमारा, ये कुछ जो चीजें हैं जो कि संपूर्ण विश्व में जो विभिन्न राज्य हैं उनके समस्त जो एक जो राज्य है वो दूसरे राज्य पे किस प्रकार से संसाधनों को लेकर आश्रित है, विकसित और विकासशील देशों के बीच में क्या सामंजस्य है संसाधनों को लेकर, तो इन सब चीजों का अध्ययन भी जो पाउंस महोदय हैं उन्होंने राजनीतिक भूगोल के तत्वों में माना। पांचवें पे आया फिर राज्य का व्यापार, कि प्रत्येक राज्य व्यापार पर आश्रित होता है। व्यापार राज्य की शक्ति का स्रोत है, यह राज्य की नीति का एक उपकरण है। राज्य की शक्ति संभाव्यता में व्यापार के महत्व का मूल्यांकन आवश्यक होता है। तो राज्य अगर शक्तिशाली है तो उसकी जो व्यापार है, वो जो ट्रेड है उस क्षेत्र विशेष का, वो भी बहुत स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा। तो किसी भी क्षेत्र विशेष का जो शक्ति है वो उसके व्यापार पर व्यापार भी उसका एक अभिन्न अंग है जो ये बताता है कि वो क्षेत्र विशेष शक्तिशाली है। और छठा उन्होंने लिया कि राज्य के नागरिकों का प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। इसके अंतर्गत उन तरीकों को सम्मिलित किया गया जिससे राज्य के नागरिक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों और उसके संधि युक्त व आश्रित राज्यों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करता है। इसमें नागरिकों की भावनाएं,
उनके निर्वाचन से संबंधित विचार आदि का अध्ययन किया जाता है। पांस ने रेखाचित्र तो ये सारे रेखाचित्र द्वारा राज्य, राष्ट्र, नीति एवं शक्ति का संबंध प्रदर्शित किया, जिससे राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र अभिव्यक्त होता